नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी राउंडअप में हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ्स की, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर में भी रिकॉर्ड इनफ्लोज गोल्ड ईटीएफ्स में होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो नवंबर में गोल्ड ईटीएफ की डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। क्या मायने हैं इसके और क्या अभी भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना फायदेमंद रहेगा, इस पर हम करेंगे बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट अब $71-72 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में डिमांड कंसर्न्स बने हुए हैं। क्या यहाँ से प्राइसेस और नीचे जाएंगे, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे फोकस। साथ ही बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की और 7 खरीफ फसलों के जो दाम हैं वो एमएसपी से कम होकर देखने को मिल रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान भी आगे हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और साथ ही प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ फ्लोज की। और आंकड़े अगर देखें तो दुनिया भर में अगर हम देखें तो मांग भले ही कम देखने को मिली है, लेकिन इंडिया में डिमांड बरकरार है। और नवंबर में भी लगातार ये 8वां महीना है जब रिकॉर्ड निवेश हमने होते हुए देखा है, और लगभग नवंबर में $17.5 करोड़ के निवेश आते हुए दिखाई दिया है। सुरेंद्र मेहता हमारे साथ बने हुए, उन्हीं से समझते हैं इसके मायने। सुरेंद्र जी, हमने अक्टूबर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लोज देखे जो कि रिकॉर्ड के आसपास थे। वही ट्रेंड हमने नवंबर में भी कंटिन्यू होते हुए देखा है। ऑल्दो अगर हम ग्लोबल ईटीएफ फ्लोज देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंस अप्रैल, इनफैक्ट पिछले साल अप्रैल से अब तक ग्लोबल अगर हम ईटीएफ नंबर्स देखें तो पहला महीना है जहां पर आउटफ्लोज देखने को मिले हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा आउटफ्लोज हुए हैं, ऑल्दो सिर्फ एक नॉर्थ अमेरिका ऐसा रीजन है जहां पर इनफ्लोज रहे हैं। तो कैसे देखते हैं नंबर्स को, जहां पर इंडियन मार्केट्स में अभी भी गोल्ड ईटीएफ्स की डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल हमने ईटीएफ्स में फ्लोज हल्के होते हुए देखे हैं? देखिए, ईटीएफ जो है इंडिया के लिए आज की तारीख में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बंद होने के बाद एक इकलौता प्रोडक्ट रह गया है जहां पे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, और जिसमें आपको जीएसटी वगैरह का भी बेनिफिट होता है। तो क्योंकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के ट्रेंचेस नहीं आ रहे हैं पिछले 9 महीनों से, तो उसकी वजह से यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ में लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ पिछले बजट में ईटीएफ के ऊपर जो टैक्स था वो भी 20% से घटाकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 12.5% कर दिया गया। तो ये एक मेजर रीजन है कि भारत में इसकी अभी भी ईटीएफ की डिमांड, गोल्ड ईटीएफ की डिमांड बढ़ी हुई है। आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो ओवरऑल 29 टन की डिमांड कम हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा सेल हमने यूरोप में होते हुए देखा। ओवरऑल $2.1 बिलियन का सेल है, और उसमें यूरोप का ही शेयर लगभग 90 से 95% शेयर यूरोप का ही है। मुझे लगता है कि ये एक फेज था, और इसी की वजह से हमें गोल्ड के प्राइसेस $2,790 से गिरते हुए $2,536 तक दिखाई दिए। इस सेल ऑफ के बावजूद भी गोल्ड के प्राइसेस में कोई ज्यादा गिरावट नहीं आई, सिर्फ 9% की गिरावट आई। और आप देखिए कि जैसे ही नवंबर की वापस न्यूज आई है कि चाइना ने बाइंग शुरू कर दी है, तो गोल्ड में लगातार लोगों की इंटरेस्ट बना हुआ है। तो जो भारत का जो रीजन है वो बेसिकली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का नहीं आना, यही मेजर रीजन। तो दो चीज़ें और यहाँ पर मिस्टर मेहता आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि अब तक तेज़ी क्यों रही है, क्यों इनफ्लोज रहे हैं, वो फैक्टर आपने समझाया, लेकिन यहाँ से आगे के लिए गोल्ड ईटीएफ की डिमांड आपको कैसी नज़र आ रही है, और स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए आपका सजेशन क्या होगा, कंसिडरिंग अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें तो क्लोजर टू 30% तक रिटर्न्स हमने गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका? मैं हमेशा मानता हूं कि भारत में गोल्ड ईटीएफ और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ये दोनों महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट थे, लेकिन क्योंकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अब सरकार ने डिसकंटिन्यू जैसा कर दिया है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों का अट्रैक्शन ईटीएफ की तरफ बढ़ा है। मैं अब भी मानता हूं विद द लोअर टैक्सेशन ईटीएफ इज वन ऑफ द गोल्ड ईटीएफ सबसे बढ़िया बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में हमें अब अगले साल में 30% रिटर्न तो नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि मार्च 2026 तक मुझे लगता है कि गोल्ड की डिमांड इसी तरह से बरकरार रहने वाली है। हमें अगले 15-16 महीनों में मुझे लगता है यहाँ से लगभग 17-18% का रिटर्न मिलेगा, मतलब एनुअल रिटर्न लगभग 12% से 14% का मिल सकता है। तो ये गोल्ड ईटीएफ अभी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है।
अच्छा, गोल्ड प्राइसेस पर मिस्टर मेहता आपकी राय क्या है? जैसे आपने भी मेंशन किया, और जिस तरीके के न्यूज़ फ्लो हम देख रहे हैं कि चाइना के सेंट्रल बैंक की तरफ से नवंबर में वापस गोल्ड की परचेजिंग हुई, जो कि इम्पोर्टेंट है गोल्ड प्राइसेस सपोर्ट के हिसाब से। कैसे देखते हैं आप इन सभी ट्रिगर्स के बीच में गोल्ड प्राइसेस को? देखिए, हम बार बार ये न्यूज़ पढ़ते हैं कि अब जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गए, लेकिन ये खत्म होते ही नहीं है। आज ही हमने देखा कि हम पिछले एक दिन से देख रहे हैं, सीरिया में एक नया टेंशन डेवलप हुआ है। उसके बाद साउथ कोरिया राइट। के अंदर भी एक नया टेंशन डेवलप हुआ है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ में अब चाइना ने वापस अपनी बाइंग शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है गोल्ड पर लोगों का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अमेरिका अपनी करेंसी को लगातार प्रिंट किए जा रहा है, उनकी बैलेंस शीट साइज बढ़ रही है, और उसके पीछे उनके पास 36 ट्रिलियन का डेट है। अब वो कहते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करेंगे। क्रिप्टो करेंसी में भी पीछे कोई कमोडिटी बैक नहीं होती। क्या उनकी सेंट्रल बैंक के क्रिप्टो करेंसी खरीदेगी? वो अपने एसेट को तो रिजर्व करने के लिए गोल्ड ही खरीदेंगे। वो क्रिप्टो करेंसी उनकी अमेरिकन सेंट्रल बैंक के नहीं खरीदने वाली। वो सिर्फ लोगों को जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उन लोगों को क्रिप्टो करेंसी पुश करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा राइट। हम एक फेक करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड की डिमांड बरकरार ही रहेगी। ओके, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मेहता क्विकली अपने व्यूज देने के लिए गोल्ड ईटीएफ्स की डिमांड पर भी और साथ ही गोल्ड प्राइसेस पर भी। कुणाल शाह और दिनेश तुमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, आपकी राय क्या है प्राइसेस पर, गोल्ड पर, और क्या स्ट्रैटेजी? गोल्ड के फंडामेंटल तो तेजी लग रहा है। ट्रम्प साहब की जो नई ट्वीट्स है वो इंडिकेट कर रही है ही इज गोइंग टू एग्रेसिवली कट बैक द इमिग्रेंट्स, सबको डिपोर्ट करने वाले हैं, ऐसा फिर से ट्वीट किया है उन्होंने। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं फिर से, यही सब चालू है। सो ट्रम्प इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू गोल्ड, ऐसा मेरा मानना है। सो ये शॉर्ट टर्म के ये जो वॉलेटिलिटी है, ये एक आध महीना जब तक ट्रम्प नहीं आते तब कभी $25-30 नीचे, कभी $25-30 ऊपर, ऐसा करता रहेगा बाजार। क्योंकि मार्केट रियली वांट्स टू सी वेदर जो ट्रम्प बोल रहा है वो कर रहा है। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर जो ट्रम्प ने बोला है और वो सब होता है तो गोल्ड बहुत जल्दी नेक्स्ट साल, नॉट इवन सेकेंड हाफ के पहले ही गोल्ड $2,900-3,000 आ जाएगा। सो मैं अभी भी तेजी में हूँ। $2,580 का बॉटम समझना चाहिए इंटरनेशनल में। $20-30 वॉलेटिलिटी में आते हैं नीचे, लेके काम करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो $10-20 के लिए बेच सकते हैं, बट आई थिंक द आउटलुक ऑन गोल्ड कंटिन्यूज टू रिमेन बुलिश। ओके, दिनेश तुमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, आपकी राय नेचुरल गैस पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर तेजी हम देख रहे हैं और यूजुअली ये सीजन भी होता है नेचुरल गैस के बढ़ने का, तो क्या कैसे देखते हैं आप फिलहाल के प्राइस मूवमेंट को, और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, विंटर जो पीक पर है अभी, और इसी के चलते हमने आज देखा कि 4% गैप अप नेचुरल गैस ओपन हुआ है। नॉर्मली इसका पहले जो रेंज था ये 220-255 के दायरे में ट्रेड करता था, और 255 जैसे ही इसने क्रॉस किया 297 के लेवल इसने छुए हैं, वहां से दोबारा कंसोलिडेट होकर ये 252-256 के दायरे में आया था। एक पुलबैक हमें देखने मिला, और मुझे लगता है कि अब इसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। 271-271 के आसपास नेचुरल गैस खरीदारी करने का दोबारा एक अच्छा अवसर रहेगा। ये पीक डिमांड सीजन होता है नेचुरल गैस की हद तक के, और यहाँ से दोबारा 285-295 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 264 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है नेचुरल गैस के बाइंग में भी बने रहना चाहिए। कुणाल, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या रहेगी? जैसे सुरेंद्र मेहता भी मेंशन कर रहे थे, जो फ्रेश टेंशंस मिडिल ईस्ट में इमर्ज हुई हैं, उसका इम्पैक्ट, उससे कहीं ना कहीं डिमांड ऑफसेट, एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आता है ही, जो हमने प्राइसेस पर भी आते हुए देखा है। कच्चे तेल में इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है प्राइसेस की? कि कच्चा तेल एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। $65 के नीचे नहीं जा रहा है, 72 के ऊपर नहीं जा रहा है। सो मेरी राय में ये टेंशन अगर एस्केलेट होते हैं और ऑयल के प्रोडक्शन पे इसकी इम्पैक्ट आती है अगर, तो प्राइजेस में थोड़ा सपोर्ट आ सकता है। ये सब इवेंट फोकस नहीं कर सकते आप, टोटल ब्लैक स्वॉन इवेंट्स है। क्या होगा आगे जाके वो कहना बहुत डिफिकल्ट है, बट मेरी राय में निचले स्तरों पे 5700, 5690 ये सब लेवल्स के आसपास बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 58-5820 आते हैं, वहां पे प्रॉफिट लेना चाहिए, और 5650 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए।
ओके, तो एक नैरो रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है 5740 के लेवल्स फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं कच्चे तेल में। चलिए फटाफट से एक बार बेस मेटल्स और देख लेते हैं आज के कारोबार में। और बेस मेटल्स को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बास्केट तमाम बेस मेटल्स में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम बिल्कुल फ्लैट है। थोड़ी बहुत अगर कहीं हरे निशान में कारोबार हो रहा है तो वो है जिंक आज के सेशन में 286 के लेवल्स पर। दिनेश जी, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस मेटल से? पर पिछले दिनों में एक बड़ा मूव हमें देखने मिला था। 811 का लेवल जैसे क्रॉस किया था, 827 का लेवल इसने छुआ है। फिर उसके बाद कोई ऐसे सकारात्मक संकेत ना चाइना से आए ना बेस मेटल्स को बूस्ट करने वाली ऐसी कोई न्यूज आई है जो प्राइसेस को फर्दर प्रीमियम ऐड कर सके। बट वहां से दोबारा मुझे लगता है ये 818 का लेवल आया, एक सपोर्ट जोन है, डिमांड का जोन है। यहां से दोबारा खरीदारी की जा सकती है। 818 820 के रेंज में खरीदारी कर 831 का लक्ष्य हमें देखने मिल सकता है। 813 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। एक दो कंसोलिडेशन सेशन के बाद मुझे लगता है ये अपट्रेंड दोबारा रिज्यूम करेगा। ओके, एक क्विक कमेंट सिल्वर पर, कुणाल आपका क्या रहेगा? सेम ध्यान है, तेजी है सिल्वर में। थोड़ा सिल्वर में सोलर मार्केट में चाइना में ग्लट है थोड़ा, तो उसके कारण टाइम बिंग थोड़ा नहीं चले, बट ध्यान तेजी है। 90,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए नियर टर्म में। 91,800 के आसपास बाय कर सकते हैं। ऊपर में 92,800 300 के टारगेट के लिए, 93,000 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। सो डिप पे बाय कीजिए। डिप से बाय करने की सलाह है सिल्वर पर। चलिए, तो ये बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कुणाल, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने रहेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, रुक करेंगे कुछ खबरों का भी। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर, बात करेंगे एग्री कमोडिटी पैक की। पहले एक बार दिखाते हैं इस समय का रुझान क्या एग्री कमोडिटी बास्केट में देखने को मिल रहा है। आज के बाजार में अगर स्पाइसेस को देखेंगे तो टर्मरिक 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। धनिये में भी आधा 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्दो जीरे में हरे निशान में कारोबार, यहाँ पर तेजी है 0.1% के आसपास की। इसके अलावा ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों ही लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में भी आधा 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। कैस्टर फ्लैट लेकिन हरे निशान में कर रहा है कारोबार। दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए, पहले तो उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं। दिनेश जी बताइए, पहले तो एग्री कमोडिटी बास्केट से आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी काफी लैकलस्टर या डल मूवमेंट हमें देखने मिल रही है। आज ही नहीं, पिछला हफ्ता भी देख लो और ये हफ्ते की शुरुआत भी काफी डल रही है। सारी प्राइजेस ऑलमोस्ट निचले स्तर पर ओपन हुए हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड एक्टिविटी ही आने वाले समय में भी देखने मिल सकती है। बस एक धनिया ऐसा मुझे काउंटर लगता है जो एक सोर्स अंडरटोन इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कैरी फॉरवर्ड काफी कम है और स्विंग की फिगर्स जो है निरंतर घटते हुए आ रहे हैं। ये एक फैक्टर जो प्राइजेस को बूस्ट कर सकता है। 7850 के आसपास मुझे लगता है कि धनिया जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 8040 8200 ये आने वाले 15 दिनों में हमें दिखा सकता है और 7700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वार एकदम बेहद सीमित दायरा है। 5170 5180 के अराउंड बाइंग बनती है और 5260 के आसपास इसमें दिवाली दोबारा लौट कर आती है। तो कोई ऐसी विशेष लंबी चौड़ी तेजी मंदिर हाल फिलहाल नजर नहीं आती। चलिए, तो ग्वार सीड, कोरिएंडर, यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की गई हैं। अच्छा, स्पाइसेस के पैक को आप कैसे देखते हैं दिनेश जी, पूरे ही पॉकेट को? जीरा अगर मैं कहूँ तो जीरा मुझे पूरा साल ही डल सा था और मुझे लगता है आने वाला समय भी इसमें थोड़ा सा बेरिश मोड ही कायम रह सकता है। स्विंग के फिगर्स निरंतर बढ़ रहे हैं, जो मौसम अनुकूल नहीं था। ठंड का मौसम अभी दोबारा अच्छे से शुरू हो रहा है। राजस्थान और गुजरात में ठंड अच्छी बढ़ गई है, तो ये मौसम थोड़ा सा अनुकूल है जीरे के लिए। स्विंग फिगर्स भी इमर्ज होकर आ रही है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी इसमें काफी ज्यादा है। मुझे लगता है 24,500 24,700 के आसपास जीरा के आता है तो एक दिवाली का रुख बना सकता है। 25,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और नीचे में 23,400 का इसमें लेवल देखने मिल सकता है। ऐसे कैसे निकालूं? ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए। जीरे में यहाँ पर 0.1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। 24,000 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बार कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक पर भी राय ले लेते हैं। ऑल्दो कॉटन सीड ऑयल केक तो आज के सेशन में आधा % नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर आप कॉटन को देखेंगे, कॉटन की MSP को भी देखेंगे, इनफैक्ट तो हमने एट पार बिकवाली होते हुए देखी है। अगर आप कॉटन M6 को देखेंगे तो यहाँ पर 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 55,300 के लेवल्स हैं। दोनों पर ही आपकी राय क्या है? मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इंडस्ट्री के साथी, विभिन्न एम्बेसडर्स
दूतावासों के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये आप सुन रहे थे पीएम मोदी को राइजिंग राजस्थान समिट से, जहां पर तमाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद हैं। चलिए इसी के साथ अगर देखें एग्री कमोडिटीज़ का हाल, तो सभी एक्शन हमने चर्चा की। अभी जीरे कैस्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम बना हुआ है। शुक्रिया दिनेश जी शो में आने के लिए और अपने क्विक स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ रुकना है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।